हेलो दोस्तों, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों अभी तक हम लोग देख रहे थे जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से रिलेटेड हम लोग जो है बहुत सारे टॉपिक हमारे कवर कर चुके थे। तो इसी क्रम में आज हम लोग जो है अपना जो है नया टॉपिक शुरू करने वाला है, वह है आपका आज हम लोग देखेंगे बाजरा के बारे में और गन्ने के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है आप लोगों को जो है दोस्तों बहुत पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो जो है पसंद आता है तो आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारा जो चैनल है सीजी कंपटीशन उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है देखते हैं सबसे पहले जो है बाजरा के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाजरा के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि बाजरा को जो है एक और उपनाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं गरीबों का भोजन। ठीक है, बाजरा को जो है एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या बोला जाता है, गरीबों का भोजन, या फिर इसको जो है और क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोले तो हॉर्ड मिलेट के नाम से जाना जाता है। हॉर्ड, HORD, हॉर्ड मिलेट के नाम से जो है इसको जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से रिलेटेड आपको क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है इसके वानस्पतिक नाम के बारे में। ठीक है, तो फिर बाजरे का जो वानस्पतिक नाम होता है वह होता है पेनिसेटन ग्लूकम। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम होगा वो क्या होगा, पेनिसेटन ग्लूकम। वानस्पतिक नाम पेनिसेटम ग्लूकन। ये जो है क्या होता है, यह जो है इसका पेनिसेटम ग्लूकम होता है, यह इसका क्या है, यह जो है इसका वानस्पतिक नाम है। अब हम लोग बात करते हैं कि यह कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसकी कुल क्या है। तो यह भी दोस्तों कौन सी फैमिली से है, इसका भी जो कुल होगा वो क्या होगा, वह भी जो है ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे जो है इसके उत्पत्ति स्थल का। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल होगा वो क्या होगा, अफ्रीका। उत्पत्ति स्थल क्या है इसका, अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे अब पूछा जा सकता है इसके गुणसूत्र के बारे में। तो इसका जो गुणसूत्र होता है वो कितना होता है 2n डबल बॉन्ड 14। गुणसूत्र कितना होता है इसमें, गुणसूत्र 2n डबल बॉन्ड 14, ये जो है इसमें गुणसूत्र पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है क्या होता है, इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें जो है क्या होता है, बाजरों के दानों में जो है वसा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, वसा प्रोटीन पाया जाता है। और वह कितना प्रतिशत पाया जाता है, वह जो है 11 से 12%। ठीक है, क्या पाया जाता है, 11 से 12% वसा प्रोटीन इसमें जो है पाया जाता है। वसा प्रोटीन पाया जाता है कितना प्रतिशत, 11 से 12%। जो अनाजों में सर्वाधिक है, जो किसी भी अनाज में जो है इतना प्रतिशत जो है वसा प्रोटीन नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अब ये जो है इसको उत्पादन करने वाले देश में। तो विश्व में जो सबसे ज्यादा उत्पादन बाजरे की जो उत्पादन करने वाली कोई देश है तो वह कौन सा है, भारत। ठीक है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, भारत में जो है विश्व में सबसे ज्यादा बाजरे की उत्पादन होती है। अब बात करते हैं इसके जो है बीज प्रकार के बारे में। तो इसके बीज प्रकार भी क्या होंगे, मैं बताया था जितने भी अनाज होंगे उसके बीज का प्रकार क्या होगा, कैरियोप्सिस। ठीक है, क्या होगा, कैरियोप्सिस होगा। जितने भी अनाज है, जितने भी आपके फूड ग्रेन्स है, सबका जो है बीज प्रकार क्या होगा, कैरियोप्सिस। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाजरा के पौधे की प्रकार में। तो दोस्तों इसका जो बाजरे का जो पौधा होता है वो कैसे होता है, वह जो है C4 टाइप का होता है। कैसे होता है, प्रकार जो है पौधे का प्रकार वह होता है C4 टाइप का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसमें परागण की। तो इसमें परागण कैसे होता है, इसमें जो परागण होता है वह होता है पर परागण। कौन से परागण होता है, पर परागण। अब हम लोग देखते हैं आगे इससे रिलेटेड जो है बाजरे की बीज दर के बारे में। तो मतलब जो है इसमें जो है कितना बीज जो है लगाया जाता है। तो अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग जो है बीज इसमें लगाया जाता है। जैसे हम लोग सीधी बुआई करते हैं इसमें, ठीक है, तो सीधी बुआई करते हैं इसमें, तो इसमें जो है बीज का जो दर रहेगा वो कितना रहता है, 4 kg पर हेक्टेयर। कितना रहेगा, 4 kg पर हेक्टेयर। और वही हम लोग बात करते हैं इसमें जो है नर्सरी के बारे में।
ठीक है। जब हम लोग इसी को जो है जब नर्सरी में लगाते हैं, नर्सरी रोपण के द्वारा लगाते हैं, तो इसमें जो है कितना रहेगा 2 kg पर हेक्टेयर, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से लगाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी रोपण दूरी की। तो इसकी जो रोपण दूरी होती है वो कितना होता है 45 गुना 15 रोपण दूरी। रोपण दूरी वो कितना होता है 45 गुना 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये होगा इसके रोपण दूरी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो पुष्प जो है वो कितने दिन में आता है। तो क्या होता है बाजरे में जो है पुष्प आने के कितने दिन बाद इसमें फल लग जाता है। तो इसमें जो है बाजरे में जो है फूल आने के 4 से 5 सप्ताह के बाद में, फूल आने के 4 से 5 सप्ताह के बाद में क्या होता है इसके जो दाने होते हैं वो जो है पक जाता है। ठीक है। अब आता है अब नेक्स्ट प्रश्न आपको कि बाजरे के जो नर प्रजाति होता है, ठीक है, बाजरे का जो नर प्रजाति कौन सा है। तो कौन सा होगा आपका बाजरे का जो नर प्रजाति होगा वो टेफ्ट 21A नर प्रजाति। बाजरे के प्रजाति में नर प्रजाति कौन सा है, नर प्रजाति ट्रिप्ट कौन सा बोला था ट्रिप्ट 23A, ट्रिप्ट 23A। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर क्या होगा, अब जो है बाजरे के जो है प्रथम संकर किस्म के बारे में पूछा जा सकता है। तो प्रथम संकर किस्म कौन सा है जो 1965 में जो है खोजा गया था, 1965 में खोजा गया था प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म कब खोजा गया था 1965 में, 1965 में खोजा गया था, जो आपका क्या है HB1, जिसको हम लोग जानते हैं HB1 के नाम से, HB1 के नाम से जो है इसको जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा जा सकता है अब यहाँ से कि ये जो HB1 है वो जो है किसका किसका जो है संकरण है। तो यह आपका DS अटवाल और HAU, DS अटवाल, DS अटवाल और नेक्स्ट है आपके पास में और 3 चीजों का ये आपका PAU लुधियाना, PAU लुधियाना, PAU लुधियाना, इसका क्या है ये जो है तीनों का जो है संकरण है दोस्तों। अब उसके बाद फिर अब आपको जो है नेक्स्ट पूछा जा सकता है बाजरों में जो है स्पाइकियों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो है स्पाइकियों की संख्या वो कितनी होती है, वह जो है 1 से 4 हो सकती है। ठीक है। और इसकी जो है कटाई जब बाजरे की जाती है तो इसमें जो है नमी कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो फिर दोस्तों बाजरे की कटाई के समय में इसमें जो है नमी जो है वो जो है 20% होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए नमी जो है इसके कटाई के समय 20%। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रमुख किस्मों के बारे में। ठीक है। तो इसमें जो है प्रमुख किस्में बाजरा का वो कौन कौन सा होता है, पूसा, मोती, BH, जिसमें BH का जो है आपके पास में 4 सीरीज आता है, BH2, BH3, BH4 और BH5। ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है आपके पास में कंपोजिट, और उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है आपका राज 171, राज 171, WCC 75, RHB 90 और RARI। ठीक है। ये भी क्या है इसका, यह भी जो है ये जो आपका RBH 90 जो है वो जो है संकरण है किसका किसका, RARI और SU का दोनों का क्या है, ये जो है आपका दोनों का जो है संकरण है किसका किसका, RHB 90 जो है RARI और SU दोनों का क्या है, दोनों का जो है संकरण है दोस्तों। ठीक है। अब इसमें और कुछ प्रमुख किस्म है, वो कौन सा आपका कातरा। ठीक है। और अब जो है मैं बात करता हूँ बाजरे में होने वाली रोगों के बारे में। तो दोस्तों बाजरों में होने वाले रोग जो है आपका सबसे पहला रोग होता है हरित बाली। ठीक है। पूछा जा सकता है आपको कि निम्न में से बाजरों में होने वाला रोग कौन सा है। तो सबसे पहला रोग होता है बाजरे में वो होता है हरित बाली। ठीक है। और जो नेक्स्ट रोग होता है वो होता है आपका स्क्लेरोप्सोरा। ठीक है। स्क्लेरोप्सोरा ये क्या है, यहाँ भी जो है एक बीमारी है, एक रोग है बाजरे में होने वाली जो कवक के वजह से होता है दोस्तों। ठीक है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट और होता है वो होता है कौन सा, बाजरे का अर्मट रोग। ठीक है, अर्गट रोग, बाजरे का अर्गट रोग जो कि किसके वजह से होता है, जो कि आपका जो है कवक के वजह से होता है। और कौन सा कवक होता है, कौन से कवक की वजह से होता है, माइक्रोसेफेला।
कौन सा कवक की वजह से? माइक्रोसाफिला कवक की वजह से होता है। इसमें जो लक्षण क्या है इसके माइक्रोसाफिला के, यहाँ भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसका जो लक्षण क्या होगा, यहाँ पे जो है बालियों पर जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है पिंक कलर का जो है गोंद जैसे वहां पे जो है लगना स्टार्ट होता है, पिंक कलर का गोंद जैसे लगना स्टार्ट हो जाता है, यही जो है इसका लक्षण है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो है जब हम लोग बीज लगाते हैं, बीज लगाने के समय क्या किया जाता है, उसको जो है 20% नमक के घोल के साथ में उसका उपचार किया जाता है। 20% नमक के घोल के साथ में उसका उपचार किया जाता है। फिर उपचारित बीज में जो है किसी भी प्रकार का आपका जो है ये बाजरे का जो अर्गट रोग है वह जो है नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा बाजरे का उपयोग किया जाता है अल्कोहल निर्माण के लिए, जिसका उपयोग किया जाता है बियर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसको जो है चारे के किस्म के बारे में। तो बाजरे का ऐसे कौन सा किस्म है जो चारे के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो होता है दोस्तों कंपोजिट 6। वो प्रकार कौन सा है? कंपोजिट 6। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हरित रोग प्रतिरोधी किस्म के बारे में। तो हरित रोग प्रतिरोधी किस्म कौन कौन सा है आपका? HHB6 और HE4 और WCC75। ये जो है आपका ऐसे किस्म है जो आपका हरित रोग प्रतिरोधी है। ठीक है, और इसके मैं बात करता हूँ नर्सरी क्षेत्रफल की। ठीक है, नर्सरी क्षेत्रफल, तो इसके लिए जो है नर्सरी का क्षेत्रफल वह जो है कितना होना चाहिए पर हेक्टेयर में, कितना पौधा लगाया जाता है? 100 से 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना लगाया जाता है? 100 से 200। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो है किस रोग के वजह से बाजरे में जो है जहरीले एंडोलाइक रसायन पाया जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको लास्ट क्वेश्चन जो है कि किस रोग के कारण बाजरे में जहरीले एल्केलाइड रसायन पाया जाता है। तो यह होता है दोस्तों, यह होता है अर्गट रोग की वजह से। कौन से रोग की वजह से? अर्गट रोग की वजह से। तो फिर इसका जो है ड्रॉबैक क्या है, ये हमको कैसे पता चल जाता है, कैसे पता चलता है कि इसमें जो है अल्कलाइड रसायन है। तो इसको खाने से, बाजरे को खाने से इसमें जो है हम जो खाते हैं उसको क्या लगता है? चक्कर आता है। तो क्या होता है, इसी को हम लोग जो है बाजरे के अर्गट रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ये हो गया आपके बाजरे के बारे में। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है गन्ना। तो फिर गन्ने के बारे में आपको पता ही होगा कि गन्ने जो है क्या होता है, गन्ने जो है भारत के मुख्य फसल में से, या फिर मैं बोल सकता हूँ मुख्य छत्तीसगढ़ के मुख्य जो है नगदी फसल में से एक है। ठीक है, गन्ना जो है छत्तीसगढ़ के मुख्य नगदी फसलों में से एक है, जिसका जो है गन्ने का फैक्ट्री जो है छत्तीसगढ़ में जो है 2 जगहों पर पाया जाता है। आपको पता ही होगा, ठीक है, कि गन्ने की खेती जो है छत्तीसगढ़ में 2 जिलों में अभी बनाया गन्ने की फैक्ट्री जो है कहाँ पे है, मतलब शक्कर फैक्ट्री वह जो है आपका कबीरधाम जिले में, और दूसरा जो है आपका सरगुजा जिले में, 2 जगह पे बना हुआ है। ठीक है, और पूछा जा सकता है दोस्तों अब जो है गन्ने के बारे में आपको कि गन्ने जो है वो कौन से किस्म का पौधा है। तो यह दोस्तों आपका जो है गन्ने जो है उष्ण कटिबंधी पौधा है। गन्ना जो है कौन सा, जिसको हम लोग शुगर केन भी बोलते हैं, शुगर केन, ये आपका जो है कैसे तापमान पे रहने वाला पौधा है। तो यह जो है आपका उष्ण कटिबंधी पौधा है, और इसका जो उत्पादन है वह जो है सर्वाधिक जो है कहाँ पे होता है? ब्राजील में होता है। ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पे इसका जो उत्पादन है वो कहाँ पे होता है? भारत में होता है। और भारत के किन किन राज्यों में होता है? तो फिर भारत के दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में फिर तमिलनाडु। इतने राज्यों में जो है इसका जो प्रोडक्शन, जो इसका जो उत्पादन है वो ज्यादा होता है। अब पूछा जा सकता है आपको इसके वानस्पतिक नाम के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जब हम लोग जो जितने भी फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जितने भी फसल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो है आपको सबसे पहला नाम क्या याद रखना है? हमेशा वानस्पतिक नाम। ठीक है, वानस्पतिक नाम आपको पूछा जा सकता है, उसके जो है कुल के बारे में पूछा जा सकता है, उत्पत्ति स्थल, गुण और गुणसूत्र संख्या, ये जो है आपका कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है सैकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, वानस्पतिक नाम क्या है इसका वानस्पतिक नाम? सैकेरम ऑफिसिनेरम। सैकेरम ऑफिसिनेरम, ये जो है इसका क्या है?
वानस्पतिक नाम है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पूछा जा सकता है इसके कुल के बारे में, तो यह जो है कौन से कुल से बिलोंग करता है, तो फिर जितने भी आपके फूड ग्रेन्स अभी तक कौन से कुल से आया है, मोस्टली जो है आपका ग्रेमिनी या पोएसी, ठीक है। तो इसका जो है कुल है वो क्या होगा, कुल जो है ग्रेमिनी, कुल ग्रेमिनी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है आपका, अब पूछा जा सकता है इसके जो उत्पत्ति स्थल के बारे में, तो देखो गन्ने का जो नाम है यह जो है इसके उत्पत्ति स्थल की वजह से आया है, ठीक है। गन्ने का जो नाम है वो किसके वजह से आया है, इसके उत्पत्ति स्थल की वजह से। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, न्यू गिनिया, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, न्यू गिनिया, उत्पत्ति स्थल न्यू गिनिया, इसके वजह से इसी का नाम क्या पड़ा, गन्ना पड़ा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके गुणसूत्र संख्या की, तो इसमें जो है गुणसूत्र कितना पाया जाता है, गुणसूत्र संख्या की बात करते हैं तो इसमें जो गुणसूत्र पाया जाता है वो है दोस्तों आपका 2n डबल बॉन्ड 80, ठीक है। कौन सा है, 2n डबल बॉन्ड 80, और इसके जो है संकर किस्म में थोड़ा अलग रहता है जिसके बारे में मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। अब जो है, अब देखते हैं हम लोग जो है गन्ने का जो है वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। तो फिर गन्ने का जो वर्गीकरण है वो जो है सबसे पहला है आपका नोबेल गन्ना, ठीक है। सबसे पहला जो है हम लोग जो है सबसे पहले कैटेगरी में रखे हैं वह है आपका कौन सा, नोबेल गन्ना। तो ये जो नोबेल गन्ना वो क्या है, इसका जो नाम है उसको हम लोग जो है सैकरम साइनेसिस के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से, सैकरम साइनेसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है आपका कौन से प्रजाति का है, सैकरम साइनेसिस प्रजाति का है। और ये जो गन्ना होता है वह क्या होता है, इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, इसमें जो है सबसे ज्यादा रस पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो गन्ना है वो जो है मोस्टली इसको जो है चबा के खाने के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि यह जो गन्ना वो क्या होता है, रसदार होता है। और यह जो है क्या है, यह जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध गन्ना है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध गन्ना है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको पता ही होगा कि रेशा जो है क्या पाया जाएगा, जब रस ज्यादा है, ठीक है, रस ज्यादा है तो इसमें जो है रेशा क्या होगा, रेशा जो है वो कम होगा, ठीक है। अब ये जो आपका जो सैकरम साइनेसिस है और जिसको हम लोग नोबेल गन्ना बोलते हैं, ये भी क्या है आपका, ये भी जो है आपका संकरण है, एक क्रॉस है। किसका किसका क्रॉस है, सैकरम बेरीपेरी, ठीक है, सैकरम बारबेरी का, सैकरम बारबेरी और सैकरम स्पॉटनेलियम का जो है ये क्रॉस है, सैकरम बारबेरी और सैकरम स्पॉटनियम का, ठीक है। क्या ये जो है आपका, यह जो है दोनों का संकरण है। अब ये जो सैकरम स्पॉटनियम क्या होता है, सैकरम स्पॉटनियम यह जो है आपका एक जंगली प्रजाति है, ठीक है। सैकरम स्पॉटनियम जो है ये जो है गन्ने का एक जंगली प्रजाति है, जिसमें गुणसूत्र संख्या यह जो है आपका जो है मूल गुणसूत्र के जितना नहीं होता। इसमें जो इसका जो है गुणसूत्र संख्या वो कितना होता है, 2n डबल बॉन्ड 54, 2n डबल बॉन्ड 54 या तो 2n डबल बॉन्ड 56 भी हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपको जो पूछा जा सकता है कि ऐसे गन्ने का कौन सा प्रजाति है जिसकी जो गुणसूत्र संख्या वह मूल प्रजाति से अलग होती है। तो दोस्तों कौन सा है वो आपका सैकरम स्पॉटनियम, जिसको हम लोग जो है गन्ने के जंगली प्रजाति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया, अब जो है अब हम लोग देखते हैं सैकरम रोबेस्टम के बारे में, ठीक है। यह भी जो है गन्ना का एक प्रजाति है, सैकरम रोबेस्टम, ठीक है। तो यह जो है किस लिए उपयोग किया जाता है, इसका जो मोस्टली कार्य है वो जो है बस संकरण के लिए जो है यह क्या होता है, यह जो है उपयुक्त होता है। अब पूछा जाता है दोस्तों कि ये जो है जितना भी हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हम लोग खाद्यान्न फसल, ठीक है, जितने भी हम लोग फसल जो है क्या करते हैं दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, तो इसमें जो है गन्ना की जो प्रतिशत मात्रा होती है आय की, ठीक है, वो कितना है, मतलब गन्ने से देश को जो है कुल कृषि आय कितनी प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों कितना होता है, टोटल जितना भी कृषि आय होता है उसका जो 23% हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ किससे मिलता है, हमको गन्ने से मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गन्ने की पुष्प क्रम की। तो गन्ने का जो पुष्प क्रम होता है दोस्तों वो कौन सा है, गन्ने का जो पुष्प क्रम होता है वह होता है एरो। पुष्प क्रम है वो कौन सा है, एरो, जो कि आपका फूला पुष्प क्रम है। कैसे पुष्प क्रम है, फूला पुष्प क्रम है, ठीक है। अब उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं इसके बीज प्रकार के बारे में। तो जितने भी बीज प्रकार है वो अभी तक आपके पास कितने क्या आए थे, कोरियोप्सिस, ठीक है। बीज प्रकार होगा वो क्या होगा, कोरियोप्सिस, ठीक है। और देखो अब आपको जो है नेक्स्ट प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सा देश है,
ऐसे कौन सा देश है जिसको चीनी का कटोरा भी बोला जाता है दोस्तों? ऐसे कौन सा देश है, जैसे धान का कटोरा कटोरा किसको बोलते हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। तो वैसे चीनी का कटोरा, तो चीनी का कटोरा जो है कौन से देश को बोला जाता है? तो वह है दोस्तों आपका क्यूबा। कौन सा देश है? क्यूबा। ठीक है। और गन्ने का जो अनुसंधान केंद्र है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, वह कहाँ पे स्थित है? वह आपका जो है लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग बात करते हैं गन्ना प्रजनन संस्थान की। तो गन्ना प्रजनन संस्थान यह कहाँ पे स्थित है? यह आपका जो है कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पे? कोयम्बटूर में स्थित है, जो आपका कौन से राज्य में है? जो कि आपका तमिलनाडु में है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु। अब मैं बात करता हूं दोस्तों गन्ने के लिए उपयुक्त तापमान की। तो गन्ने के लिए अंकुरण के लिए अलग, वृद्धि के लिए अलग और परिपक्वता के लिए अलग अलग तापमान की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसके अंकुरण के लिए। तो अंकुरण के लिए जो है 25 से लेके 30 डिग्री का जो है टेम्परेचर जो है क्या होता है? यह जो है सफिशिएंट होता है, एक अच्छा टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर? 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना दोस्तों? 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब मैं बात करता हूं इससे आगे जो है इसकी वृद्धि के लिए कितने तापमान की जरूरत होती है? तो दोस्तों इसकी वृद्धि के लिए जो 32 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दोस्तों? 32 से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड। किस चीज के लिए? वृद्धि के लिए। अब मैं बात करता हूं इसकी परिपक्वता के लिए। तो परिपक्वता के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? वहां चाहिए दोस्तों 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए? 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है तापमान वहां पे चाहिए। अब पूछा जा सकता है गन्ने के लिए उपयुक्त मृदा। तो दोस्तों गन्ने के लिए जो उपयुक्त मृदा होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका लाल मृदा। ठीक है। गन्ने के लिए उपयुक्त मृदा होगा वो क्या होगा? वह होगा लाल मृदा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके बीज दर के बारे में। जब मतलब हम लोग इसकी बुआई करते हैं तो वह कितना करते हैं और कैसे करते हैं? तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, जब हम लोग जो है जब गन्ने को देखते हैं तो गन्ने में जो है क्या पाया जाता है? उसके बीज में जो है कुछ इस प्रकार से जो है गांठ पाया जाता है। ठीक है। हर थोड़ी थोड़ी दूरी में कुछ गांठ पाया जाता है। तो कुछ दूरी में कुछ गांठ रहेगा, तो मतलब कुछ जो गन्ने रहता है उसमें जो है सिर्फ जो है एक वहां पे आंख पाया जाता है, एक जो है कुछ इस प्रकार से वहां पे थोड़ा सा होल पाया जाता है। और किसी में जो है ऐसे कुछ इस प्रकार से जो है 3 होल भी जो है वहां पे पाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक आंख वाले टुकड़े। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक आंख वाले टुकड़े। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 आंख वाले टुकड़े। ठीक है दोस्तों। तो फिर जो 3 आंख वाले टुकड़े रहते हैं उसकी जो बुआई जब हम लोग करते हैं तो फिर क्या करते हैं? उसको जो है लगभग 40 से 45 हजार टुकड़े को जो है लगाते हैं। कितने में? पर हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में कितना लगाते हैं? 40 से 45 हजार टुकड़े को, जिसका वजन जो है लगभग 60 से 70 क्विंटल होता है। कितना होता है? 60 से 70 क्विंटल। और अब मैं बात करता हूँ एक आंख वाले टुकड़े की। तो एक आंख वाले टुकड़े को मेरे को लगाना पड़ता है लगभग 1,20,000 से 1,25,000। कितना लगाना पड़ता है? 1,20,000 से 1,25,000 टुकड़े लगाना पड़ता है। कितने में? पर हेक्टेयर में। ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके रोपण दूरी की। तो जो इसकी रोपण दूरी होती है वह कितनी होती है? वह होती है लगभग जो है 90 सेंटीमीटर की। रोपण दूरी कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर की। अब मैं बात करता हूं इसका जो है बोने का जो समय रहता है वो कितने समय का रहता है, और इसके पकने का समय रहता है वो कितने समय का रहता है। तो जो गन्ने होता है दोस्तों वह जो है लगभग जो है 2 प्रकार का आता है। वह होता है आपके पास में अर्धसाली गन्ना, जो आपका कितने महीने में पकेगा। ठीक है। अर्धसाली गन्ना। और दूसरा रहता है आपका एकसाली गन्ना। ठीक है। तो अर्धसाली का मतलब आधा साल नहीं होगा, इसका मतलब होगा 1 और आधे साल। अर्धसाली का मतलब 1 और आधे साल। ठीक है। तो इसको जो है पकने में कितना समय लगता है? 18 महीने। कितना महीने लगेगा? 18 महीने। ठीक है। और इसकी जो बुआई होती है वो कौन से महीने में किया जाता है? वह जो है आपका जून और जुलाई में किया जाता है। कब किया जाता है? जून और जुलाई में किया जाता है। कौन से फसल के समय में? ये जो है आपका खरीफ फसल का समय रहता है, जून और जुलाई। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ एकसाली गन्ने की। एकसाली गन्ने, सबसे पहले आपको मैं कौन सा प्रजाति बताया था? अर्धसाली गन्ने। अर्धसाली, तो ये कितने महीने का रहता है आपका? 18 माह का। अब मैं बात करता हूं दूसरा जो है एकसाली गन्ने। ठीक है। तो इसका जो पकने का समय रहेगा वह रहेगा आपके पास में 12 माह। ठीक है। कितना रहेगा? 12 माह। तो फिर जाहिर सी बात है दोस्तों इसका जो उत्पादन होगा अर्धसाली का वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये जो है आपका एकसाली, इसका जो उत्पादन है वो क्या होता है? कम होता है।
ठीक है। जो आपका एक साल गन्ना रहता है उसका जो पकने का समय तो 12 महीने रहता है, लेकिन इसका जो बुआई का समय रहता है वो क्या रहता है, इसको जो मोस्टली जो दक्षिण भारत में लगाया जाता है और इसको जो है दिसंबर और जनवरी माह में लगाया जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत में कहाँ पे लगाया जाए, कब लगाया जाता है, दिसंबर और जनवरी में। और वहीं मैं बात करता हूँ उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में दोस्तों इसको जो है क्या लगाया जाता है, इसको जो है फरवरी और अप्रैल में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, फरवरी और अप्रैल में। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके उर्वरक की। ठीक है, तो उसके उर्वरक का जो प्रयोग करते हैं, इसमें जो है उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उसका रेशियो कितना होता है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो फिर कौन कौन सा, एनपीके। ठीक है, एनपीके का प्रयोग करते हैं और वहां कौन से रेशियो में होता है, आपके पास में उर्वरक जो है 270, 180 और 120। 270, 180 और 120 के अनुपात में हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका, एनपीके का। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अब आगे जो है गन्ने में जैव उर्वरक। ठीक है, तो गन्ने में जो है जैव उर्वरक कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ये रहता है आपका एजोटोबैक्टर। कौन सा करते हैं, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरियम। ठीक है, दो जैव उर्वरक इसमें प्रयोग करते हैं, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरियम। ठीक है, दो जो है इसमें क्या करते हैं, दो जैव उर्वरक हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यार गन्ने की जल मांग की, कि जो है गन्ने में कितना जल उपयोग होता है। तो दोस्तों गन्ने में जो है जल जो है कितना लगता है, वह लगता है आपका 2500 mm। ठीक है, गन्ने में जो जल लगता है वो कितना लगता है, 2500 mm। और इसकी जो बुआई की विधि है, इसकी जो बुआई की विधि है वह जो है कहाँ पे, मतलब वो जो है आपका सबसे पहला जो विधि होता है वह कहाँ पे, वह जो है आपका महाराष्ट्र और उत्तर भारत में उपयोग होता है। ठीक है, कहाँ पे, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में, जिसको हम लोग जो है समतल विधि के नाम से भी जानते हैं। कौन सा विधि दोस्तों, पहला विधि आपके पास में जो है समतल विधि। समतल विधि जो कहाँ पे होते हैं, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, जिसमें जो उसकी जो नाली की गहराई रहती है, जब हम लोग गन्ने को लगाते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसको जो लगाते हैं तो हम लोग को नाली बनाना पड़ता है, तो उसको जो उसकी जो गहराई रहती है वो जो है लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, कितना रहती है, 8 से 10 सेंटीमीटर। और मैं बात करता हूं इसको जब लगाते हैं तो इसकी पंक्ति के बीच की दूरी की, तो इसकी जो पंक्ति के बीच की दूरी रहती है वो रहता है लगभग जो है 75 से 90 सेंटीमीटर। दोस्तों कितना रहता है, 75 से 90 सेंटीमीटर। और देखिए यह जो है कहाँ पे उपयोग करता है, बताया था महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। अब मैं बात करता हूँ इसके दूसरे विधि की। इसका जो दूसरा विधि है वह जो है क्या है, वह है आपका कुंड विधि। ठीक है, कौन सा विधि है, कुंड विधि। कुंड विधि। अब देखिए ये जो कुंड विधि है उसका प्रयोग जो है कहाँ पे किया था, इसका जो कुंड विधि है उसका प्रयोग जो है मोस्टली जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किया था। उत्तर प्रदेश को छोड़कर और ऐसे राज्यों में जहां पे जो है क्या होता है, जहां पे जो है भारी मृदा पाई जाती है, मतलब बालुई मृदा पाई जाती है, वहां पे जो है इसका उपयोग करते हैं। इसमें जो है नाली की गहराई रहती है वो कितना रहेगा आपका, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं जो है तीसरा मेथड बात कर रहा हूँ। तीसरा मेथड तो वो है आपका नाली या जो है ट्रेंच मेथड भी बोला जाता है, ट्रेंच। तीसरा विधि है दोस्तों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रेंच विधि या फिर नाली विधि के नाम से जानते हैं। इसमें जो है नाली की गहराई रहती है वो कितना रहती है, नाली का जो गहराई रहेगा वो रहेगा आपके पास में जो है 20 से 25 सेंटीमीटर। कितना रहेगा, 20 से 25 सेंटीमीटर। और मैं बात करता हूं इसके पंक्तियों की बीच की दूरी की, तो इसके पंक्तियों की बीच की दूरी होती है वो कितना होगा, 75 से 90 सेंटीमीटर। दोस्तों कितना होगा, 75 से 90 सेंटीमीटर। और जब हम लोग क्या करते हैं यार, जब हम लोग जो है गन्ने की बुआई करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई के गन्ने के ऊपरी एक 1:3, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/3 या आधे भाग को ही क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। ठीक है, 1/3 या आधे भाग को ही काम में लिया जाता है। ठीक है, और देखो गन्ने का जो क्या पूछा जा सकता है अब इसके बाद में, फिर जो है इसके रोग किस्म के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे गन्ने में जो दोस्तों सबसे ज्यादा रोग होने वाला रोग है वो कौन सा है आपका, CO1148। ठीक है, कौन कौन सा है, CO1148 रोग। गन्ने में होने वाले रोग कौन सा है,
CO4418। इसको छोड़कर जो है कुछ और रोग जो है गन्ने में होता है आपका, वह कौन कौन सा है? आपका लाल तना रोग, जिसको हम लोग रेड रॉट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? लाल तना रोग, ठीक है। तो इसमें यह भी जो है आपके किसके वजह से होता है? यह जो है आपके कवक के वजह से होता है। दूसरा होता है आपके पास में फिर जो है स्मट रोग। तो ये जो आपका स्मट रोग है वो किसके वजह से होता है? यह भी आपका जो है कवक के वजह से ही होता है, ठीक है। और यह जो है मोस्टली जो है कौन से महीने में होता है? जब हम लोग जो है अप्रैल से जुलाई के बीच में होता है। तो ये जो रोग है आपका स्मट रोग, वो जो सबसे ज्यादा कौन से महीने में होता है? अप्रैल से जुलाई के बीच में होता है। अब उसके बाद होता है नेक्स्ट आपके पास में एल्बिनो या ग्रासी स्टंट रोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो रोग होता है उसको हम लोग जो है कौन से नाम से जानते हैं? एल्बिनो या ग्रासी स्टंट रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका जो है लक्षण क्या होता है? वायरस द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होता है? यह जो है वायरस द्वारा। और इसके लक्षण क्या होंगे? बहुत सारे इसमें जो है बहुत सारे किल्ले निकलते हैं, ठीक है। क्या निकलते हैं? इसमें जो बहुत सारे कल्ले निकलते हैं गन्ने के, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो नेक्स्ट होता है आपके पास में वह होता है आपका काला ब्लास्ट रोग, ठीक है। कौन सा है? फाला ब्लाइट रोग। कौन सा आपके पास में? फाला ब्लाइट रोग। और यह जो है किसके वजह से होता है? यह जो है आपका मैग्नीशियम के कमी की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? मैग्नीशियम की कमी के वजह से होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके उपज के बारे में। तो उपज जो है किसके अकॉर्डिंग बोला? तो मैं ये जो है आपका अधसाली और इकसाली के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये बताया था कि जो अधसाली होता है उसमें जो उत्पादन होगा वो कितना होता है? वह जो है ज्यादा होता है। लगभग कितना होता है? 100 से 120 टन पर हेक्टेयर। कितना होता है? 100 से 120 टन पर हेक्टेयर। और मैं बात करता हूँ इकसाली गन्ने की जो 12 माह में होता है उसमें जो 80 से 100 टन पर हेक्टेयर होता है उपज जो है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों गन्ने से रिलेटेड कुछ और प्रश्न आपके पास में आज आ सकता है कि यह जो है गन्ने का हम लोग जो है जब खेती करते हैं तो फिर यहाँ क्या होता है कि यह जो इसके अवस्था को जो है क्या क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इसका जो अवस्था है, यदि हम लोग बात करते हैं इकसाली गन्ने की, ठीक है, तो इसका जो अंकुरण अवस्था रहता है वो रहता है आपका 0 से लेके 60 दिन के अवधि तक को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके अंकुरण अवस्था। बुआई के 0 से लेके 60 दिन तक के अवधि को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकुरण अवस्था। अब दूसरा होता है, अब मेरे पास में फॉर्मेटिव अवस्था। तो फॉर्मेटिव अवस्था क्या होता है? 60 से लेके 130 दिन तक की जो अवधि होती है उसको मैं जो है फॉर्मेटिव अवस्था के नाम से जानता हूं दोस्तों। अब नेक्स्ट होता है आपके पास में ग्रांड अवस्था। किसका? गन्ने का ग्रांड अवस्था। तो फिर गन्ने का ग्रांड अवस्था क्या होगा? 130 से लेके 250 दिन तक का जो अवधि होगा वो क्या होता है? वह होता है आपके पास में ग्रांड अवस्था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब पूछा जा सकता है आपके पास में गन्ने की सिंचाई के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? गन्ने की सिंचाई के लिए कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है? तो फिर दोस्तों गन्ने की सिंचाई के लिए जो है प्रयोग किया जाता है वह विधि है आपके पास में कुंड विधि, जिसको हम लोग जो है टाइफून विधि के नाम से भी जानते हैं। कुंड विधि या टाइफून विधि, यह जो है गन्ने की जो है सिंचाई का क्या है? यह जो है मुख्य एक विधि है। अब मैं बात करता हूं गन्ने का जो है परिपक्वता के बारे में, ठीक है। तो गन्ने की परिपक्वता हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं? तो यह मापते हैं हम लोग जो है ब्रिक्स स्क्रोटोमीटर से, ठीक है। किससे मापते हैं? ब्रिक्स स्क्रोटोमीटर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रिक्स स्क्रोटोमीटर में जो है ब्रिक्स का मान 18 आना चाहिए। तो आपका जो 18 है उससे ज्यादा आना चाहिए। तो फिर गन्ने क्या है? आपका गन्ना जो है आपका परिपक्व है। या तो फिर क्या होता है गन्ने में जो है आपका जो है एक मेटेलिक साउंड भी आता है, मतलब हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? धात्विक आवाज, ठीक है। गन्ने में क्या आता है? धात्विक आवाज आता है, तभी आपका गन्ना जो है क्या होता है? यह जो है आपका परिपक्व है, ठीक है। और एक और है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं फहलिंग विलियन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा और नापते हैं? फहलिंग विलियन के द्वारा, जिसमें क्या करते हैं ग्लूकोज की मात्रा जो है 0.5 से कम आना चाहिए। कितना आना चाहिए? ग्लूकोज की मात्रा जो है वो जो है 0.5 से कम आना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग नापते हैं गांठों पर जो फूल दिखता है उसके अकॉर्डिंग। जब गांठों पे उसके फूल आ जाता है मतलब गन्ना आपका क्या हो चुका है? गन्ना आपका परिपक्व हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि गन्नों में जो है क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि गन्ने में जो है 3 चीजें पाई जाती है। वो जो होता है सबसे ज्यादा वह होता है आपके पास में जल, उसके बाद फिर सुक्रोज और लास्ट होता है आपके पास में चीनी। ये 3 चीजें जो है वहां पे पाया जाता है। तो जल जो है गन्ने में सबसे ज्यादा होता है और वहां कितने मात्रा में होता है? लगभग 77 से 80%। गन्ने में जल कितना पाया जाता है? 77 से लेके 80% जो है क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब मैं बात करता हूं दूसरा चीज सुक्रोज की। तो सुक्रोज कितना पाया जाता है इसमें? 8.21% सुक्रोज,
सुक्रोज कितना पाया जाता है 8.21%। ठीक है, अब लास्ट है आपके पास में वो है चीनी। तो चीनी कितना पाया जाता है इसमें? चीनी जो है 0.3 से लेके 3% पाया जाता है। चीनी जो है गन्ने में जो है अलग अलग पाया जाता है। तो यह आपका कितने पाया जाता है? 0.3 से लेके 3% तक जो है चीनी यहाँ पे गन्ने में पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताया था कि जो है चीनी का कटोरा कौन से देश को कहा था। तो दोस्तों चीनी का कटोरा हम लोग कौन से देश को बोले थे? क्यूबा को। किसको बोले थे? क्यूबा को। अब आपको ये क्वेश्चन और बुझा सकता है, भारत का ऐसे कौन सा राज्य है, भारत का ऐसे कौन सा राज्य है जिसको चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, भारत के चीनी का कटोरा कौन से राज्य को? तो वह है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। किसको बोला जाता है? महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये जो आपका जो आज का वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो फिर हमारे वीडियो को आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारा चैनल है जो सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।